मैं दिनेश कुमार सिन्हा, व्याख्याता पंचायत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के इकाई 1 का चैप्टर 3 आव्यूह के विषय में अध्ययन करेंगे। आव्यूह की अवधारणा ब्रिटिश गणितज्ञ आर्थर केले ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। भौतिक शास्त्री हाइजेनबर्ग ने अपने क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए आव्यूह का प्रयोग किया। आज इसकी उपयोगिता गणित में ही नहीं बल्कि अन्य विषय जैसे भौतिकी, रसायन, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, रैखिक कार्य योजना, प्रायिकता, ग्राफ सिद्धांत एवं सांख्यिकी, जनसंख्या गतिकी में किया जा रहा है। आव्यूह को समझने से पहले हमको अदिश राशि की जानकारी होनी जरूरी है। तो अदिश राशि क्या है? अदिश राशियां, तो अदिश राशि वे राशि कहलाती है जो बीजगणित के सामान्यतः योग, वैकलन, गुणन, विभाजन इत्यादि नियमों का पालन करता है। ये राशि अदिश राशि कहलाती है। ये राशि वास्तविक भी हो सकता है और ये राशियां समृद्ध भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी स्केलर जैसे 2 है, 5 है, 3i के रूप में हो सकता है, 5 sin x के रूप में हो सकता है। ये सभी राशियां क्या कहलाएंगी? अदिश राशि के नाम से जाने जाएंगे। इसमें और कुछ पद आते हैं आव्यूह को समझाने के लिए। पंक्ति, इसमें इंग्लिश में भी इन शब्दों को सुनिएगा। पंक्ति को हम बोलते हैं रो। कभी कभी मैं रो बोल दूंगा तो भी आप लोग समझ जाना। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। इस प्रकार से जब हम मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे तो ये क्षैतिज रेखा जो होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा, उसको हम पंक्ति के नाम से जानेंगे। स्तंभ, इसको कॉलम कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा जो कहलाएंगे ये स्तंभ या कॉलम कहलाएंगे। जैसे घर बनाते हैं ना, हम घर बनाते हैं तो इस प्रकार से कॉलम खड़ी होती है, सेम कॉन्सेप्ट है। और जो बीम जो कहते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बीम कहते हैं, वो जस्ट लाइक क्या कहलाएगा? आपका रो कहलाएगा। अब उसके बाद आते हैं रचना। इसको अंग्रेजी में एरी कहते हैं, एरी। तो देखिए ये रचना कैसे होगा, इसमें राशियां कौन सी आएंगी? अदिश राशियों का, कौन सी राशियों का? अदिश राशियों का वह समूह जिसमें कुछ पंक्ति होंगे और जिसमें कुछ स्तंभ होंगे, जो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होगा, वही रचना कहलाती है। कहने का मतलब रचना क्या हुआ? किसको लेकर हम रचना का निर्माण कर रहे हैं? अदिश राशियों को लेकर कुछ रो बनाएंगे और कुछ कॉलम बनाएंगे, वही संरचना जो है वो रचना कहलाती है। अब इन सभी परिभाषाओं को जानने के बाद हम आते हैं आव्यूह पर। आव्यूह को मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो देखिए जो रचना आपने बनाया, किसको लेकर आपने रचना का निर्माण किया? अदिश राशियों को लेकर कुछ रो बनाए और कुछ कॉलम बनाए, वो क्या कहलाया? आपका रचना कहलाया। और इस रचना को जब हम आयताकार सांचे में ढाल देते हैं, इस रचना को हम कैसे डाल देते हैं? आयताकार सांचे में ढाल देते हैं। कैसे? कुछ रो और कुछ कॉलम को लेकर। यही मैट्रिक्स कहलाता है। यही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स क्या हुआ? अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना है।
एक रेक्टेंगुलर एरी है। और मैट्रिक्स को दर्शाएंगे कैसे? हम गणितीय संकेतन में कैसे दर्शाएंगे? ये छोटा कोष्टक के रूप में भी दर्शा सकते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, या फिर डिटरमिनेंट में सिंगल लाइन में आप दर्शाते थे। यहाँ पर अगर खड़ी लाइन में दर्शाना है तो ये दो लाइन के बीच में हम दर्शाएंगे इस प्रकार से, या फिर तीसरा जो होगा वो बड़ा कोष्टक के रूप में हम दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर मैट्रिक्स का उपयोग करेंगे पूरे यूनिट के अंदर, तो हम बड़े कोष्टक के रूप में मैट्रिक्स को दर्शाएंगे। किसके रूप में दर्शाएंगे? बड़े कोष्टक के रूप में मैट्रिक्स को दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हुआ। मैट्रिक्स किन राशियों से मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रो होती हैं, कॉलम होती हैं, रचना करते हैं, और उसी रचना को वास्तव में मैट्रिक्स रचना को हम लिख देते हैं और उसको बड़े कोष्टक के अंदर दर्शा देते हैं, वही कहलाता है मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अब एक M क्रॉस N मैट्रिक्स की परिभाषा हम दर्शाएंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। M क्रॉस N आव्यूह की परिभाषा इसमें एक स्पष्ट है, M क्रॉस N। Mn राशियों का वह समूह, Mn राशियों का वह समूह जो क्रमबद्ध तरीके से M रो होते हैं और N कॉलम के रूप में व्यवस्थित आयताकार रचना होती है, उसी को बोलते हैं M क्रॉस N। कहने का तात्पर्य सरल रूप में हम इसको कैसे समझाएंगे? अदिश राशियों का ऐसा समूह लेंगे, ठीक है, अपनी भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। अदिश राशि का ऐसा समूह जिसमें M रो लेते हैं और N कॉलम लेकर एक रचना का निर्माण करते हैं, और उसी रचना को हम एक बड़े कोष्टक के अंदर डाल देते हैं, रख देते हैं, वो कहलाता है M क्रॉस N मैट्रिक्स। इसको पढ़ते भी वैसे हैं, M क्रॉस N मैट्रिक्स कहलाता है, या दूसरे तरीके से M/N मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और यही M क्रॉस N उस मैट्रिक्स के साइज को निर्धारित करता है, जिसको हम ऑर्डर्ड कहते हैं, क्रम कहते हैं। ये M क्रॉस N मैट्रिक्स के ऑर्डर्ड को या क्रम को दर्शाता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसका स्वरूप कैसे होगा? तो देखिए, इसको लिखते हैं, इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप। जब कभी भी किसी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है? तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, अर्थात कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, छोटे अक्षरों में मैट्रिक्स को नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में मैट्रिक्स के अवयव को दर्शाते हैं, इसलिए पूरे मैट्रिक्स को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अब देखिए, मैट्रिक्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, यह हमारा संकेत है बड़े कोष्टक के अंदर, इसके अंदर स्मॉल में लिखेंगे। दोनों में अंतर हुआ ना, अगर इसमें भी स्मॉल लिख दे, इसमें भी स्मॉल लिख दे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये बड़े में लिखते हैं। मैट्रिक्स के अंदर इस प्रकार से छोटे में दर्शाते हैं, A स्मॉल Aij। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा, और ये कितने ऑर्डर का है, M क्रॉस N। इसको व्यापक रूप में, स्टैंडर्ड रूप में आप लिखेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए, थोड़ा इसी बात को आपको समझना है। M रो है, M क्या है, रो, और N क्या है, कॉलम है। आपको M रो बनाना है और N कॉलम बनाना है। लिखते हैं A11, A12, A13 डैश 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 A1N। इसी प्रकार से ये पहला रो हुआ, भाई हॉरिजेंटल लाइन हुआ ना, हॉरिजेंटल लाइन रो हुआ, वर्टिकल लाइन कॉलम हुआ, ये पहला रो हुआ। देखिए,
लिख देते हैं इसको, ये पहला रो हुआ, सपोज कीजिए पहला रो हुआ। हमको कितना रो बनाना है? m रो बनाना है। दूसरा रो और बनाते हैं, A1, A21, A22, A23 डैश 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 A2n। इसी प्रकार से तीसरा बनाते हैं, A31, A32, A33 डैश 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 A3n। इसी प्रकार से डैश डैश कर दीजिए। ये देखिए, ये वाला हुआ दूसरा रो, सेकंड रो, ये हुआ तीसरा रो। ठीक है, कितना रो बनाना है हमको? m रो। तो यहां पर M1 देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और m रो, M11, M12, M3 डैश 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 AMN। यही कला कहलाता है M क्रॉस N अवयव के स्टैंडर्ड रूप। अब देखिए, मैंने कहा ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो और ये mवा रो, डैश डैश डैश, ये कहलाता है mवा रो। कॉलम की संख्या देखिए, ये वर्टिकल लाइन, ये पहला कॉलम, देखो कॉलम, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये nवा कॉलम। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी का, एक अदिश राशियों का ऐसा व्यवस्थित क्रम या ऐसा आयताकार संरचना जिसमें m रो होते हैं और n कॉलम होते हैं, m क्रॉस n मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखिए, इसके अंदर, इस बड़ा कोष्टक के अंदर देखेंगे, ये सारे इसके अवयव कहलाते हैं, मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। और इस नोटेशन को ध्यान दीजिए, इसके अवयव को, ये डबल सफिक्स नोटेशन इस्तेमाल हुआ है, डबल सफिक्स नोटेशन इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैट्रिक्स के अवयव, मैट्रिक्स के अवयव ये लिखते हैं AIJ, इसी रूप में है ना। तो याद रखिए, पहला जो सफिक्स नोटेशन है वो रो को दर्शाएगा और दूसरा सफिक्स नोटेशन किसको दर्शाएगा? जे है वो कॉलम को दर्शाएगा। पहला सफिक्स नोटेशन रो को दर्शाएगा, दूसरा कॉलम को दर्शाएगा। तो आप बताइए, इस सफिक्स नोटेशन में आई का मान कहां से कहां तक है? कितने रो हैं आपके? m रो हैं। कितने रो हैं? m रो हैं। तो i इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 m रो। और जे जो कॉलम को दर्शा रहा है, कितने कॉलम है? 1 2 3 डैश डैश n कॉलम। क्लियर हो गया? तो ये इसके अवयव को व्यापक रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ हुआ, आयत रो और जेथ कॉलम के जंक्शन पर, संधि पर जो अवयव मिलता है वही उस मैट्रिक्स के अवयव होता है, उस पोजीशन का अवयव होता है। अब कदापि इसको ऐसा ना समझिएगा ये 11 12 13 ऐसा इसका अर्थ नहीं है, ये 21 22 23 इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? पहला रो पहला कॉलम का अवयव, पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव। देखिए, पहला रो में है और ये दूसरा कॉलम में है, ये पहला रो और तीसरा कॉलम में है। इसका अर्थ देखिए, ये दूसरा रो और पहला कॉलम में है। अब यह देखिए, ये कौन सा होगा? ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव है। इसकी अवयव की चर्चा करें तो ये mवा रो और nवा कॉलम। इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से मैट्रिक्स को दर्शाते हैं और उसके अवयव को हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अब देखिए, इसकी विशेषता देखिए, हमने एक स्टैंडर्ड रूप में लिखा है मैट्रिक्स को। इसकी विशेषता देखिए, क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता क्या होगा? इसमें कितने रो हैं? बताइए, कितने रो हैं? हाँ, m रो हैं। इसकी पहला विशेषता क्या होगा? m रो। तो पहली विशेषता में आप लिखेंगे, इसमें, इस मैट्रिक्स में m रो हैं। कितनी कॉलम है? n कॉलम है।
इस मैट्रिक्स में n कॉलम है। दूसरा विशेषता, एक बड़ा अच्छा बात आपको देखने को मिल रहा है, प्रत्येक रो में कितने अवयव हैं? प्रत्येक रो में कितने अवयव हैं? देखिए, ये आपका एक रो हुआ, इसमें कितने अवयव? 1 2 3 4 5 और n। तो प्रत्येक रो n अवयव राशि से क्रमबद्ध तरीके से होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक कॉलम में कितने अवयव है? m है। अब आपको यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि रो में कॉलम के अवयव हैं, जितनी कॉलम है उतने ही रो के अवयव हैं, और जितनी रो हैं उसमें कॉलम के अवयव हैं। अर्थात कॉलम का अवयव रो का निर्माण करता है। अपने शब्दों में कहें तो क्या होगा? कॉलम के अवयव रो का निर्माण करता है। देखिए, ये कॉलम का अवयव हुआ ना, जो रो बना रहा है। अब ये रो के अवयव हुए, क्या बना रहा है? कॉलम का बना रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में n क्रमबद्ध राशि होती है और प्रत्येक स्तंभ में m क्रमबद्ध राशि होती है। तो कुल मिला के कितनी राशि हुआ? mn राशि। तो ये इसकी विशेषता होती है। अब इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हम कैपिटल A कैपिटल B ऐसे बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इसके अवयव स्मॉल लेटर में डबल सफिक्स नोटेशन में, पहला सफिक्स नोटेशन I जो है रो को दर्शाता है और J कॉलम को दर्शाता है। और जैसे ही बड़े कोष्ठक को बंद करते हैं, यहाँ पर इसके क्रम को लिखते हैं, ऑर्डर को लिखते हैं। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को कंप्लीटली लिखते हैं। अब विषय वस्तु में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम मैट्रिक्स के प्रकारों का वर्णन करेंगे और समझेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्वरूप कैसे होता है। इन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले नंबर में है पंक्ति अवयव। इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहा जाता है। उदाहरण के लिए केवल एक पंक्ति हो, आप बना दीजिए, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखिए, एक मैट्रिक्स A बराबर लिख लीजिए 1 3 5 7, इस प्रकार से लिख लीजिए। इसमें कितने पंक्ति हैं? एक पंक्ति है। अब बताइए इसमें कॉलम कितने होंगे? कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो इसके क्रम को कैसे लिखेंगे? 1/4। तो याद रखिए, जब कभी भी रो मैट्रिक्स की बात होगी तो इसके डबल सफिक्स नोटेशन में 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1। कॉलम चाहे कुछ भी हो, लेकिन रो इसमें एक ही होंगे। ये कहलाता है पंक्ति अवयव। दूसरा है स्तंभ अवयव। इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका परिभाषा भी उसी प्रकार से है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो। इसको B बराबर लिख दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, 2 5 8 7, इस प्रकार से। इसमें रो कितने हैं?
एक नहीं, रो देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 4 क्रॉस 1, तो ये कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। ब्लैक बोर्ड की दूसरी साइड में फिर पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, शून्य आव्यूह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव कैसे हो, शून्य हो। जैसे देखिए अवयव कैसे हैं, शून्य है, शून्य आव्यूह कहलाएगा। इसके प्रत्येक अवयव कैसे हैं, शून्य है, शून्य आव्यूह कहलाएगा। इसके प्रत्येक अवयव कैसे हैं, शून्य दिख रहे हैं ना, ये आव्यूह कैसे कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा। अब इसके क्रम को भी लिखना है, तो ये क्या है, 1 क्रॉस 1, एक रो एक कॉलम है, इसमें 2 क्रॉस 2 और इसमें 3 क्रॉस 3 का, ये शून्य आव्यूह कहलाता है। अब आते हैं चौथा में वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वर्ग नाम से स्पष्ट है, वर्ग कैसी होती है, सिंपल हम चर्चा करें, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग कहलाती है। यहाँ पर वर्ग आव्यूह से तात्पर्य होगा ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, अर्थात वर्गाकार संरचना होगी। ऐसा आव्यूह जो कैसा होगा, वर्गाकार संरचना होगी। सामान्य तरीके से आव्यूह कैसा होता है, आयताकार संरचना होता है, लेकिन उस आयताकार को हटाकर अगर वर्गाकार संरचना बना लें तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा, जिसमें रो और कॉलम की संख्या कैसे होंगे, बराबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए A इज इक्वल टू देखिए इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 3 देख रहे हैं, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ग आव्यूह कहलाएंगे। इसके पश्चात पुनः देखते हैं पांचवें क्रम पे, मैट्रिक्स के प्रकार के 5वें क्रम पर हम मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू होता है। प्रिंसिपल डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू होता है। मैट्रिक्स के प्रकार के अंतर्गत हम मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल को हम समझा रहे थे। ये प्रिंसिपल डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही लागू होते हैं। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण होता है बाएं हाथ के ऊपरी सिरे, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर से
राइट हैंड लोअर कॉर्नर तक, अर्थात बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक आता है, और एक होता है बाएं हाथ के निचले सिरे से दाएं हाथ के ऊपरी सिरे तक आता है। जैसे हम देखें, एक विकर्ण होगा, इस क्लासरूम में चर्चा करें तो यहाँ से लेकर बुक वहाँ जाएगा, और दूसरा क्या होगा, वहाँ से लेकर यहाँ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मुख्य विकर्ण कहलाएगा बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक जो खींची गई लाइन होती हैं, अवयव होते हैं, वो विकर्ण के अवयव कहलाते हैं या विकर्ण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। 3x3 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू होते हैं। तो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे यहां से हुआ, और कहां तक जाओगे सीधी रेखा में, दाएं हाथ के निचले सिरे, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। 6वें नंबर में हम आते हैं मैट्रिक्स के प्रकार में, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, देखिए विकर्ण शब्द जहां पर भी जिस मैट्रिक्स में आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी शेष अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में देखिए, जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 2, ये 2x2 का मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी कैसे हैं, शून्य हैं, तो ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एक लिखने का तरीका भी है, इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन विकर्ण आव्यूह तो उसको लिखते हैं ए बराबर, ध्यान से सुनिए आगे काम आएगा, डायगोनल DAIG ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है डायगोनल विकर्ण, और केवल आप विकर्ण के अवयव को बड़ा कोष्ठक के अंदर लिख दीजिए, ये कहलाता है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ये कहलाता है विकर्ण आव्यूह। इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आगे आपके एक्सरसाइज में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा, तो आपको हल करने में सुविधाजनक होगी। एक बी मैट्रिक्स बराबर, देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यहां पर मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी अवयव कैसे हैं, शून्य। तो ये कौन सा आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। इसको लिखेंगे कैसे, इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल DIAG करके एक बड़ा कोष्ठक डालिए और इसमें केवल मुख्य विकर्ण के अवयव को लिख दीजिए, तो इसका अर्थ यही प्रकट होगा। 7वें नंबर के क्रम पर मैट्रिक्स के प्रकार में अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, अब विकर्ण आव्यूह कहने से स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया और ये भी बात आ गई, इसमें समावेश हो गया। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। यहां देखिए, यहां मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे थे, असमान थे। अब इसी को यहां पर लागू कर दीजिए, मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे कर दीजिए, समान कर दीजिए, तो ये अदिश आव्यूह कहलाएगा। जैसे a बराबर आप
303 030 003। तो मुख्य विकर्ण के अवयव को आप समान कर दीजिए, बाकी सब शून्य, बाकी सब शून्य, तो ये कहलाएगा अदिश अवयव। उसके बाद 8वें क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव के विषय में चर्चा करेंगे, वो कहलाता है इकाई या तत्समक। इकाई या तत्समक अवयव। इसको अंग्रेजी में यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा अदिश अवयव, अब अदिश अवयव कहने से क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, विकर्ण अवयव भी होगा ना। तो ऐसे अदिश मैट्रिक्स अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, इकाई हो। 1 0 0 1, फिर चर्चा करेंगे। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। यहाँ पर देखिए, अब सब में थोड़ा से सब, चाहे आप डायगोनल मैट्रिक्स का हो, चाहे आप स्केलर मैट्रिक्स का हो, चाहे आप यूनिट मैट्रिक्स का हो, सब में सिमिलरिटी है। सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या अंतर था, मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग थे, बाकी सब शून्य। इसमें क्या था, मुख्य विकर्ण के अवयव समान, बाकी सब शून्य। यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई, बाकी सब शून्य। बस ये तीनों अंतर को ध्यान रखिए, ये कहलाते हैं आपका यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, बाकी सब अवयव कैसे हो, 0 हो। यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम है, इसको ये 2x2 का है, ये 2x2 का है इकाई मैट्रिक्स, और ये 3x3 का है, और ये 4x4 का है। इसको I1 कहते हैं, सिंगल होता है I1 कहते हैं। ये 2x2 का है तो ये I2 कहलाता है, ये I3 कहलाता है, और ये I4। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I से डिनोट करते हैं इसको। आगे के क्रम में फिर देखेंगे 9वें क्रम में एक क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो। ये बड़ा उल्टा लग रहा है, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्षैतिज की। तो हमारा अवयव कैसे बनेगा, क्षैतिज बनेगा। लेकिन आपको पता है रो किसके अवयव से बनता है, कॉलम के। तो निश्चित रूप से कॉलम की संख्या कैसे होगी, अधिक होगी, क्योंकि रो का निर्माण किससे होता है, कॉलम से होता है। तो ये उल्टा आपको दिखता है। तो देखने में क्षैतिज अवयव आपको सीधा ऐसा अवयव जो क्षैतिज दिखे। क्षैतिज दिखे मतलब क्या, कैसे क्षैतिज दिखेगा, जिसमें कॉलम की संख्या अधिक होगी और रो की संख्या कम होगी। समझ में आ गया। तो देखिए इसी अवयव को हम कहते हैं क्षैतिज अवयव। एक एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। 0 1 2 5 1 3 7 8। ये कैसा अवयव, कैसा दिख रहा है, क्षैतिज दिख रहा है ना। इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम की संख्या कितने हैं, 4 है। इसी बात को हमने कहा ऐसे अवयव जिसमें रो की संख्या
कॉलम की संख्या से कैसे हो, कम हो, वो कहलाता है आपका क्षैतिज अवयव। फिर 9वां में आते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल कैसे दिखेगा? ऐसे खंभा, खड़ी लाइन कैसे दिखेगा? जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होगा, सॉरी जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होगा। तो यही बात आपको लिखना है कि ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, वर्टिकल अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे 1 2 0 3 1 5 2 7, कितने रो हैं इसमें? 1 2 3 4 रो, और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये ऊर्ध्वाधर बन रहा है मैट्रिक्स जो है, तो ये ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएंगे। क्षैतिज बन रहा है इसलिए इसको क्षैतिज अवयव के नाम से जाने जाएंगे। फिर आगे आते हैं त्रिभुजीय अवयव 11वें क्रम में। ग्यारहवें क्रम में हम त्रिभुजीय अवयव के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव या ऊपर के अवयव शून्य हो, त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव, वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव या नीचे के अवयव शून्य हो, त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। और इस प्रकार से त्रिभुजीय अवयव 2 प्रकार के बनेंगे। ये त्रिभुजीय अवयव के 2 प्रकार होंगे। एक प्रकार होगा ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, और दूसरा होगा निचला होगा, नीचे की तरफ, निचला त्रिभुजीय अवयव। देखिए, ध्यान दीजिए, त्रिभुजीय अवयव 2 प्रकार के होंगे, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और निचली त्रिभुजीय अवयव। अब आते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव के विषय में। यदि कोई वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो, देखो उल्टा हो रहा है ना, ऊपरी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नीचे के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव का मान कैसे हो? शून्य हो। ऊपर का शून्य नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। उदाहरण में देखिए, उदाहरण के माध्यम से आप और अच्छा समझ जाएंगे। A11, A12, A13, और बस लिखते हैं, और A21। देखिए, ये मुख्य विकर्ण के अवयव पहले लिख देते हैं, A22 और A33। इधर 0, इधर 0, इधर 0, और ये 23। देखिए, मुख्य विकर्ण के, ये मुख्य विकर्ण हुआ, मुख्य विकर्ण के नीचे तरफ के सभी अवयव कैसे हैं? शून्य। ये ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। तो इसके लिए कैसे होंगे? सभी I is greater than J के लिए, I is greater than J के लिए ध्यान देंगे। इसके सभी अवयव A I J का मान क्या मिल रहा है? शून्य मिल रहा है। ये बात को और आपको समझना पड़ेगा, मतलब J से I बड़ा है। ध्यान दीजिए, ये देखिए, इस अवयव देखिए,
यहाँ पर I छोटा है और J बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेंगे, ये अवयव यहाँ पर मिलेंगे 2 1 मिलेंगे। ध्यान से सुनिए इसी को, क्या मिलेंगे 2 1, तो I बड़ा है जैसे, यहाँ पर देखें 3 1 I बड़ा है जैसे, और यहाँ पर क्या मिलेंगे 3 2 I बड़ा है J। तो I इज ग्रेटर देन J के लिए AIJ का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यह ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा। सेम इसी प्रकार से निचला त्रिभुजीय अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव का मान कैसा होता है, 0 होता है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव का मान 0 होता है, निचला त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। देख लीजिए A11 A12 A, अच्छा मुख्य विकर्ण को लिख लीजिए A23 3 ये मुख्य विकर्ण हुआ। इनके बाकी अवयव को 0 कर दीजिए, बाकी A21 A31 और A32। तो आप देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव कैसे हैं, 0 हैं। ये निचला त्रिभुजीय अवयव के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स के प्रकारों का वर्णन यहाँ पर कर चुके हैं। अब मैट्रिक्स की संक्रिया पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो सामान्यतः जोड़ना, घटाना, गुणा करना सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 मैट्रिक्स की समानता पर चर्चा करेंगे, 2 मैट्रिक्स के योग पर चर्चा करेंगे, 2 मैट्रिक्स के व्यवकलन पर चर्चा करेंगे और 2 मैट्रिक्स के गुणन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रम में 2 अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, 2 अवयव समान अवयव तब कहलाते हैं, पहली बात उनके क्रम समान हो। क्रम समान होने का तात्पर्य दोनों का, जैसे एक अवयव 2x3 का है तो दूसरा अवयव भी 2x3 का होना आवश्यक है। तो 2 अवयव समान तभी कहलाते हैं। पहली विशेषता उनके क्रम समान हो, दोनों के क्रम समान हो। और दूसरी बात, क्रम समान हो गया तो संगत अवयव भी समान हो। दूसरी इसकी विशेषता, दोनों के संगत अवयव। संगत अवयव समान हो, तभी 2 अवयवों को हम समान अवयव के नाम से जानते हैं। उदाहरण, एक अवयव A बराबर आप लिख लीजिए 1449 और दूसरा B अवयव को लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर।
तो क्या ये दोनों अवयव समान अवयव कहलाएंगे? पहली बात देखिए, इनके क्रम कैसे हो? समान हो। तो ये ए अवयव का क्रम भी 2x2 है और बी अवयव का क्रम भी कैसे है? 2x2 है। दूसरा क्या है? दोनों के संगत अवयव समान हो। संगत अवयव का तात्पर्य है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एक है तो एक का स्क्वायर भी क्या होता है? एक होता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का अवयव 4 है तो 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4 होता है। यहाँ पर A21 की जगह भी क्या है? 4 है तो 4, और ये 22 की जगह भी कितना है? 9 है तो 9। तो ये दोनों के क्रम बराबर हैं और उसके सभी अवयव कैसे हैं? समान है। तो दोनों अवयवों को हम समान अवयव कहते हैं और ऐसी स्थिति में लिखा जाता है A बराबर B लिखा जाता है, समान अवयव के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स की संक्रिया के आधार पर दो अवयवों की समानता की चर्चा कर रहे थे। दो अवयव समान तब कहलाएंगे जब दोनों के क्रम समान हो, उसके पश्चात दोनों अवयव के संगत अवयव भी समान हो, तब दो अवयव समान कहलाते हैं। उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कल के विषय में चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, दो मैट्रिक्स के एडिशन पर, योग पर। तो थैंक यू। कल हम दो मैट्रिक्स के योग के विषय पर चर्चा करेंगे।